हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इक्विटी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस पर लगने वाले 10% टैक्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ हो तो कोई मायने नहीं रखता है, 10% का टैक्स लगता है। लेकिन जहां पर आपको लाखों में प्रॉफिट हुआ हो वहां पर 10% टैक्स भी बहुत मायने रखता है। तो आज के वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 54F को, जिसके अंदर आप एग्जेम्पशन क्लेम करके अपना पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव कर सकते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले तो डिडक्शंस देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमें कौन कौन से डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है कि नहीं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं। हाउ टू सेव लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेक्शन 54F को हमने कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस किया है। कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं। और इसके बाद लास्ट में हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि सेक्शन 54F को किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कौन से लॉसेस एडजस्ट किए जा सकते हैं या फिर सेट ऑफ किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हुआ है तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है हमें 1 लाख रुपए का। जो भी आपका कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, उस पर हमें 1 लाख रुपए एग्जेम्पशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 4 लाख का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 1 लाख माइनस करके 3 लाख बचा। सिर्फ 3 लाख के ऊपर आपको 10% का टैक्स लगेगा। जितना भी आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है उसमें से 1 लाख यहाँ पर माइनस हो जाता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में लॉसेस हो जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के ही केस में है, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के 8 असेसमेंट ईयर्स तक, जब तक कि वो लॉस आपका पूरी तरह से सेट ऑफ ना हो जाए गेन के साथ। आगे के नेक्स्ट ईयर में अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है तो वो इस लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा और आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ITR फाइलिंग मिस नहीं करनी है। अगर आपने किसी भी साल की ITR फाइलिंग मिस की तो आपका ये लॉस लैप्स हो जाएगा और फिर आप इसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में से आप ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी या जो भी आपने चार्जेस इनकर किए हैं ट्रांसफ़र करने में या सेल करने में, वो डिडक्ट कर सकते हैं, उसका एडवांटेज मिल जाता है। कोई भी डिडक्शंस चैप्टर 6A के 80C से लेकर के 80U तक लॉन्ग टर्म से हमें नहीं मिलते हैं। तो इसमें से आप सिर्फ एग्जेम्पशंस को माइनस कर सकते हैं और इसके अलावा आप लॉन्ग टर्म लॉस को माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। सेक्शन 87A का रिबेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 87A का रिबेट यहाँ पर नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म के केस में हमने देखा था कि 87A का रिबेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग टर्म हुआ है 4 लाख रुपए का, तो इसमें से 2.5 लाख रुपए जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, बचेंगे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो कि लॉन्ग टर्म के केस में मिलता ही है। बचा सिर्फ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, जो कि होगा सिर्फ 5,000 रुपये। इस तरह से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में ये एडजस्ट हो जाता है और अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट होता है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं सेक्शन 54F की तरफ कि किस तरह से ये सेक्शन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव करता है। सेक्शन 54F का बेनिफिट हमें तभी मिलता है जबकि हम कोई भी कैपिटल असेट सेल करते हैं अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपने कोई भी शेयर्स सेल किए हैं, आपने कोई भी म्यूचुअल फंड सेल किए, गोल्ड है, ज्वेलरी है, बॉन्ड्स है, अगर आप ये सारे कैपिटल असेट सेल करते हैं तो सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे केस में सेक्शन 54F एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि हम शेयर्स को सेल आउट कर रहे हैं जिस पर हमें लॉन्ग टर्म हो रहा है। चलिए देखते हैं कि एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा। तो ये सेक्शन कहता है कि जो भी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन है, आपने शेयर्स को सेल आउट किया या आपने म्यूचुअल फंड्स को सेल आउट किया, उससे आपकी जो भी नेट सेल कंसिडरेशन आई, उस नेट सेल कंसिडरेशन को आपको री इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको उस पैसे से एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करवानी है। अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। अगर आप पूरा का पूरा नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब है कि आपको सेल कंसिडरेशन में से जो भी आपकी कॉस्ट इनकर हुई है सेल को करने में, वो आप माइनस कर सकते हैं। तो जो भी आपका नेट सेल कंसिडरेशन है वो आप पूरा का पूरा अगर इन्वेस्ट कर देते हैं किसी हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने में, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पार्शियली करते हैं
मान लेते हैं कि आपका सेल कंसिडरेशन है 10 लाख रुपए का और आपने सिर्फ पार्शियल इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आपने 4 लाख या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो जो आपका कैपिटल गेन है वो भी पार्शियली ही एग्जेम्प्ट होता है। आगे हम एग्जाम्पल में इसे कवर करेंगे। आपको यहाँ पर बस एक मेन पॉइंट याद रखना है, आगे हम एग्जाम्पल में पूरा कवर करेंगे। मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि जो आपका सेल कंसिडरेशन है, जितने अमाउंट में आपने शेयर्स को सेल आउट किया है, वो पूरा सेल कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ कैपिटल गेन के अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करना है। सेक्शन 54F का बेनिफिट लेना इतना आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशंस या फिर कह लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, अप्रैल 2023 से यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन की कैप लगा दी गई और 10 करोड़ से ज़्यादा आप डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर नहीं ले सकते हैं। कंडीशंस देखते हैं। नेट सेल कंसिडरेशन को आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, और बाय आप कितने समय में कर सकते हैं, इसकी एक टाइम लिमिट है। जब भी आपने शेयर्स को सेल आउट किया है उसके 2 साल के अंदर, या फिर जब भी आपने शेयर्स को सेल किया है उसके 1 साल के पहले आपको कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवानी होगी विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ट्रांसफर डेट, 3 साल के अंदर जब भी आपने अपने शेयर्स को सेल आउट किया है। इसके बाद एसएससी मस्ट नॉट ओन मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। जिस भी डेट में आपने शेयर्स को सेल आउट किया है आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेक्शन 54F का बेनिफिट लेने के लिए, ये आपको 3 साल तक होल्ड करके रखनी है। 3 साल के अंदर अगर आपने इसे सेल आउट कर दिया तो जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया था वो रिवर्स हो जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो आपका कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या एक और रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि सेक्शन 54F में जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है वो वापस ले लिया जाएगा अगर आपने एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली 1 साल के अंदर, जब भी आपने अपने कैपिटल असेट यानी कि शेयर्स को सेल किया है, या फिर 3 साल के अंदर आपने एक और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा ली। एक तो आपने कंस्ट्रक्ट करवाई ही है जिस पर कि आपने 54F का एग्जेम्पशन लिया है, उसके साथ साथ अगर आपने एक और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा ली विद इन 3 ईयर्स, तो ये जो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन आपने लिया है इसको विड्रॉ कर दिया जाएगा और टैक्स लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत भी दे दी गई है। कहते हैं कि अगर आप ITR फाइलिंग की ड्यू डेट तक अपनी इस सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपने मन तो बना लिया है कि आपको एग्जेम्पशन लेना है और आपको अपने टैक्स को सेव करना है, लेकिन ITR की डेट तक आप अगर ये सेल प्रोसीड्स इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई हाउस बाय नहीं कर पाते हैं या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करवा पाते हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप एक कैपिटल गेन अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस अकाउंट में आप पूरा सेल कंसिडरेशन डिपॉजिट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आप अपने ITR में दिखा सकते हैं कि मैंने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और मैं इसे फ्यूचर में किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए यूज़ करूँगा। और इस अकाउंट में जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही आपको यूज़ करना है। अगर किसी और चीज़ के लिए आप इसका यूज़ करते हैं तो आपका एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाएगा। ये कुछ मेन कंडीशंस थी सेक्शन 54F की। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से, कि अगर आपने अपना सेल कंसिडरेशन पार्शियली इन्वेस्ट किया है, पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा आपने सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट किया है, तो किस तरह से यहाँ पर पार्शियल कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने। सेल कंसिडरेशन है हमारी 10 लाख रुपए की। हमने 10,000 शेयर्स परचेज़ किए थे कभी 2-3 साल पहले, 50 रुपये का एक शेयर था। हमारी कॉस्ट ऑफ बाइंग शेयर्स थी 5 लाख रुपए की, लेकिन अब वही शेयर्स 100 रुपये का हो गया है और हम इसे बेचना चाहते हैं, तो हमने 10,000 शेयर्स सेल कर दिए 100 रुपये के हिसाब से। हमारी नेट सेल कंसिडरेशन है 10 लाख रुपए की। यहाँ पर अभी हमने ब्रोकरेज या अदर चार्जेस को कंसिडर नहीं किया है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो हमारी सेल कंसिडरेशन 10 लाख हो गई, कॉस्ट ऑफ बाइंग हो गई हमारी 5 लाख की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है हमें 5 लाख रुपए का। अब हम सेक्शन 54F का बेनिफिट कैसे लेंगे, तो हमें ये जो 10 लाख रुपए है हमारी नेट सेल कंसिडरेशन, इसे इन्वेस्ट करना है किसी भी प्रॉपर्टी के, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अगर हम ये पूरा पैसा हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते हैं तो हमारा जो पूरा ये कैपिटल गेन है 5 लाख रुपए का, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर हम पार्शियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हमने 10 लाख रुपए, हमारी जो सेल कंसिडरेशन है उसमें से सिर्फ 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो हमने नीचे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आउट ऑफ 10 lakhs वी इन्वेस्ट ओनली 6 lakhs इन हाउस प्रॉपर्टी। सिर्फ 6 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, बाकी के नहीं किए, तो हमें कितना यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एग्जेम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कैपिटल गेन मल्टीप्लाई अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय सेल कंसिडरेशन। कैपिटल गेन है हमारा 5 लाख रुपए का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड से, जो कि है हमारा 6 लाख रुपए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी में, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन है 10 लाख रुपए, रिजल्ट आता है हमारा 3 लाख रुपए। मतलब जो भी हमें एग्जेम्पशन मिलेगा वो मिलेगा 3 लाख रुपए का। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा 2 लाख रुपए का। हमारा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 5 लाख रुपए का, जिसमें से 3 लाख रुपए हमें पार्शियल एग्जेम्पशन मिल गया, क्योंकि हमने सिर्फ पार्शियली ही अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। और जो बच गया हमारा 2 लाख रुपए, वो टैक्सेबल हो गया। अब इस 2 लाख रुपए में से 1 लाख तो हमारा एग्जेम्पशन में हट जाएगा, जो कि हमें मिलता ही है लॉन्ग टर्म के केस में। तो सिर्फ 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से, जो कि होगा 10,000 रुपये। इस एग्जाम्पल में हमने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या 87A रिबेट कोई चीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं की है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है ये। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी अदर इनकम भी होगी। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पार्शियल एग्जेम्पशन को कैलकुलेट किया जाता है। सेक्शन 54F में काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे माइंड में रखनी पड़ेंगी, वरना एग्जेम्पशन आपका रिवर्स हो जाएगा। शेयर्स पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को बचाने के लिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है। किसी भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन और पूरा का पूरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ़ हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अगर यहाँ पे करोड़ों में ही अगर ये फिगर्स होती तो सोचिए कितना सारा कैपिटल गेन आप सेव कर सकते थे। सेव करने के साथ साथ आपको क्या फ़ायदा होता कि आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी होती। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव करने के लिए एक और सेक्शन भी है। अगर आप सेक्शन 54F में इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा सेक्शन दूसरा भी है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।